हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और जिन बच्चों को मैराथन की पीडीएफ चाहिए है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको मैंने अपलोड कर दिया गया है। 2 दिन हो गए हैं। आप लोग मैराथन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग जल्द पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, लेकिन क्योंकि वो वहाँ से डिलीट कर दी जाएगी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, ठीक है। तो आप लोग जल्द जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और नोट्स और अब तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कहता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। विषय यानी कि थीम है। उपविषय बोलता तो इसे बोलते हैं थीम, ठीक है। अगर बोलता उपविषय, उपविषय का मतलब होता है उपथीम, ठीक है। उपथीम, ठीक है। अब मैं इसको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। देखो, थीम की संख्या कितनी है मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को। थीम की संख्या आपकी 6 है। कौन कौन सी है आपकी? परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, आश्रय, यात्रा, और छठा हो जाएगा आपका जो हम सोचते हैं और करते हैं। ठीक है, ये हो गया थीम। इसके बाद उपथीम। उपथीम की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? संबंध, खेल एवं कार्य या काम भी बोल सकते हैं। तीसरा आपका जानवर यानी कि पशु, और चौथा आपका पौधे या वनस्पति, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आउट है इसमें से। एक क्वेश्चन या तो थीम में से मिलेगा या आपको थीम में से मिलेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल हमसे पूछा था कि उपथीम कौन सी है, तो परिवार हमसे पूछा था कि उपथीम कौन सी है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? परिवार एवं मित्र, यानी कि परिवार और दोस्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वे अपना वाद्ययंत्र बीन यानी कि बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। कहता है सांप के वाद्ययंत्र पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है? कहता है बीन का मधुर गंध, इसलिए वो घुमाता है। सांप का अपने बाहरी कानों से बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना, इसलिए वो इधर उधर घुमाता है। कहता है सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण ना कर पाना। कहता है बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण करना, ठीक है। तो वाद्य यंत्र पर सांप का सिर इधर उधर घुमाना बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों के संचरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कंपनों के संचरण के द्वारा। सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक है। सांप के कान नहीं होते हैं, आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है। तो सांप के कान नहीं होते हैं। वे अपनी त्वचा से या त्वचा में कंपन से ध्वनि को महसूस करते हैं यानी कि सुनते हैं। ऐसे में जब कोई सपेरा अपनी वाद्ययंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर सिर को उस वाद्ययंत्र के द्वारा कंपनों के प्रति अनुक्रिया फलस्वरूप इधर उधर घुमाता है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के लिए हैं? कहता है छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और बिच्छू। तो ये नीचे जानवर जीव दे रखे हैं और उसके ग्रुप दे रखे हैं, ये किस प्रजाति से बिलोंग करता है, ठीक है। देखो, छिपकली हो गई, चमगादड़ हो गई, कलचिड़ी हो गई, बिच्छू हो गया। क्रमशः सरीसृप, यानी कि छिपकली आपकी सरीसृप की हो गई, ठीक है। और आपका चमगादड़ स्तनधारी यानी कि दूध पिलाता है बच्चों को। कलचिड़ी पक्षी हो गया। बिच्छू आपका कीड़े वर्ग से हो गया, ठीक है। देखो, छिपकली आपका कौन सा आ गया? सरीसृप, इसमें स्तनधारी है, स्तनधारी। अब या तो ये होगा या ये होगा। चमगादड़ आपका क्या है? चमगादड़ आपका पक्षी नहीं है, स्तनधारी है, ठीक।
कलचड़ी आपका पक्षी है, बिच्छू आपका कीट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है, इस टाइप का भी तो मिल सकता है और ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि पक्षियों की एक स्पीसीज यानी कि प्रजाति बोलते हैं जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है या बुनता है। मादा उन पक्षी सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से एक चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज यानी कि प्रजाति का क्या नाम है? कहता है कोयल है, वीवर है, शकरखुरा है, बसंत गौरी है। देखो ऑप्शन हो जाएगा आपका बीवर। बीवर जो होती है उसका जो नर होता है वो क्या होता है? लालटेन के आकार का। किस तरीके का? लालटेन के आकार का। एक नहीं, एक से अधिक घोंसले बनाता है। ठीक है, और जो मादा बीवर होती है, मादा जो पक्षी होती है, उन सब में से किसी एक को पसंद करती है और उसी में अंडे देती है। जबकि जो कोयल होती है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की, देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको, और एक दिशा दूरी से और एक मैप से, यानी कि अरब सागर के साइड में कौन जुड़ा हुआ है और बंगाल की खाड़ी के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आप लोग PDF प्राप्त कर लें और उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। फिर कहता है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर 110 मीटर बराबर है। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी बताना है। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ। यदि मैं कहूँ कि एक बुक 5 रुपये की है और मैं बोलूँ 5 बुक कितने की होंगी, तो आप कहोगे सर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 25 रुपये की हो जाएंगी आपकी। सेम प्रोसेस इसमें करना है। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है, कह रहा है कि 13.3 सेंटीमीटर की वैल्यू बताना है, यानी कि 13.3 गुणा 110 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका उत्तर मीटर पर सेकंड में आएगा। किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा। इसको थोड़ा मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 110 मीटर। ठीक है, तब हमें वैल्यू बताना है 13.3 मीटर गुणा 110। वैल्यू आ जाएगी आपकी 1463 मीटर। अब हमें इसे किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में जब हम बदलते हैं तो 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3, यानी कि 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.463 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। 1.463 तो नहीं है, लेकिन 1.4 है, आगे की हाइट है। ऐसे भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। 146 क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अभी जो KBS का प्राइमरी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपको देखने को मिला था। ठीक है, इसे हल्के में ना लें आप लोग, हो सकता है ये आपको देखने को मिल जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, कहता है नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति हमारी पृथ्वी से उल्टे सापेक्ष आते हैं। तो किस में आ जाते हैं? अर्जेंटीना में आ जाते हैं। किस में? अर्जेंटीना में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। कहता है कि आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उसके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रहेगा। यानी कि दांत और हड्डियों की बात है, यानी कि कैल्शियम तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप कैल्शियम मिलेगा किसमें, ये देखना है। देखो आपका मित्र जो है कमज़ोर दांत व हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहता है, तो उसके उबरने के लिए आपको क्या देना चाहिए? दूध, क्योंकि दूध में हमारा कैल्शियम होता है। सब्जियाँ, पालक एवं फल सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ है। दूध, हरी सब्जियाँ और पालक, फल इत्यादि का नियमित सेवन करने से हमारे शरीर में विटामिन D की मात्रा भी भरपूर रहती है, जो हड्डियों की सामान्य वृद्धि एवं दांतों में डेंटिन बनाने आदि में सहायक होती है ना। तो फिलहाल आपका ऑप्शन हो जाएगा दूध, सब्जियां और पालक, फल हो जाएगा। ठीक, 128 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कहता है कि एक तरफ सूची में अम्ल दे रखे हैं, दूसरी तरफ पदार्थ दे रखे हैं। कहता है लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलेइक अम्ल। एक तरफ टमाटर, दही, नींबू और सेब दे रखा है। तो बताना है कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। ठीक है, देखो वे अम्ल जो अम्ल होते हैं, है ना, वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे एवं छूने में चिकने होते हैं और इनका pH मान 7 से कम होता है। और
जिनका 7 से ज़्यादा होता है वो क्षार होते हैं। ठीक है, अब टमाटर में क्या पाया जाता है? देखो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? दही और दूध में दही और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जबकि नींबू यानी कि संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जबकि आपका सेब में मैलाइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए अब आप लोग। पहले का दूसरा ये आ गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखो ये क्वेश्चन मैं हर प्रैक्टिस में ले रहा हूँ, हो सकता है ये आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, कहता है कि कक्ष में पौधों में शोषण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक निम्नलिखित आरेख प्रस्तुत करती है। ठीक है, एक तरफ उन्होंने पत्तियां दे रखी हैं, पत्तियां ए को शो कर रही हैं, फूल जो है बी को शो कर रहा है, तना जो है सी को शो कर रही है, जबकि डी जो है इन सबको शो करता है, यानी कि ये कॉमन है, यानी कि पत्तियां भी हैं, फूल भी हैं और आपका तना भी है। ठीक है, फिर कहता है कि निम्न में से वे अक्षर जो पौधों में शोषण क्रिया के माध्यम को प्रदर्शित करता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए शोषण की प्रक्रिया पौधों में होती कहाँ पर है? फूल में, फल में, तना में, या तीनों में होती है। ठीक है, अगर तीनों में होती है तो हम ऑप्शन नंबर डी लेंगे, है ना। फल में होती है तो बी लेंगे, पत्तियां में होती है तो ए लेंगे, और तने में होती है तो हम सी लेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि पौधों में शोषण की जो अवधारणा, जो पौधों में शोषण की क्रिया होती है वो पत्तियों द्वारा कहाँ होती है? पत्तियों द्वारा संपन्न होती है। तो इस क्रिया के फूल और तने की भूमिका प्रासंगिक नहीं है, यानी कि फूल और तना हम नहीं लेंगे इसमें। क्या कौन सा वाला लेंगे? हमें लेना है आपका ये वाला ऑप्शन, यानी कि ए। ये आ गया ए, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाती हैं एवं वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर श्वसन क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। ठीक है, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आपकी स्क्रीन पर कहता है कि कक्ष में एक शिक्षिका अम्लीय वर्षा प्रकरण को पढ़ाते समय, यानी कि अम्लीय वर्षा पढ़ा रही है, इससे संबंधित प्रमुख कारकों के उदाहरण निम्न में से प्रस्तुत करती है। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर कहती है कि निम्न में से वे कारक हैं जिनके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। कहते हैं किस किस से अम्लीय वर्षा होती है? देखो किस किस से होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। किससे? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर आपके 2 में है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? स्टोन कैंसर गैस भी बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये समझ लीजिए। उसके बाद ये होता कैसे है? देखो जीवाश्म ईंधन के जलने से दोनों रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में पहुंचते हैं और वर्षा के दौरान ये दोनों पुनः वातावरण में पहुंच जाते हैं, यानी कि जलवायु से क्रिया कर लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा का होना सामान्य घटना मानी जाती है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है, जो निकलने वाला धुआं होता है इसमें से काफ़ी क्या निकलता है, ये वाली गैसें निकलती है, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए और मैराथन पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारी पीडीएफ, मैराथन पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। ठीक है।